नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आखिर इन शब्दावलियों को समझने की क्या आवश्यकता है। तो कल यानी 1 फरवरी संडे को सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। बजट में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जिनको लेकर के अक्सर जद्दोजहद होती रहती है कि ये शब्दावली क्या कहना चाह रही है। और अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए और भी दिक्कत होती है। तो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए सेशन तो है ही, इसके साथ साथ आम जनता के नज़रिए से देखें तो भी ये सेशन महत्वपूर्ण है, ताकि आप बजट को अच्छे से समझ सकें और उससे संबंधित बातों को किसी को अगर बताने की भी आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और विस्तार से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? तो सरकार की वह नीति जो उसकी प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। सवाल ये भी है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है और इसके ज़रिए क्या किया जाता है। तो राजकोषीय नीति वह नीति है जिसका संबंध प्राप्ति और व्यय से होता है। सवाल ये भी है कि कैसी प्राप्ति और व्यय? तो अनुमानित प्राप्ति और व्यय से संबंधित होता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन और उसके साथ साथ आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित किया जाता है, इससे संबंधित होता है। अब बात आती है बजट शब्द के बारे में। तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है और इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले यानी कि वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय जो होने वाला है उसके बारे में विवरण, ठीक है, कौन रखवाएगा? तो संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाएगा। इससे संबंधित बातें समझ में आ गई कि बजट शब्द के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है, लेकिन उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अब दूसरी बात, आखिर ये बजट बनता कैसे है और इसके विधायन की प्रक्रिया क्या होती है? तो बजट बनाने के संबंध में अब यहाँ पर देख लीजिए, बजट निर्माण और विधायी प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो सबसे पहले बजट निर्माण होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट पर वित्त मंत्री की भाषण होती है, फिर बजट पर सदन में चर्चा होती है, अनुदान की मांग होती है, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और फाइनली बजट हमारा पारित हो जाता है। लेकिन जो पढ़ने में इतना आसान लग रहा है, दरअसल ये इतना आसान होता नहीं है। बजट बनाने का काम फाइनली सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है, इस बजट को बनाने की शुरुआत 5-6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है। फाइनली हमारा बजट बनता है। बनाने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है या जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारी जो सरकार है, सरकार में कई मंत्रालय हैं और वो मंत्रालय विकास से संबंधित विकास, और उन मंत्रालय के बारे में बात करें तो उसी मंत्रालय में एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है। सभी मंत्रालयों में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। स्वाभाविक सी बात है कि विकास करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? सरकार से मिलेगा। और कहाँ से निकाला जाएगा? तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की संचित निधि, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग है, वो बजट बनाना शुरू करता है। तो आर्थिक कार्य विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए कितना पैसा चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके पास डेटा नहीं है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग को ये आश्वासन देता है कि मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, योगी जी को पत्र लिखा और पत्र लिख कर के कहा कि आपके राज्य में जितने गांव हैं उन गांवों के विकास करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रुकिए ज़रा, बताते हैं। तो हमारे राज्य में सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य और राज्य में जिले हैं।
तो जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जिन्हें डीएम कहते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके पूछा कि आप बताइए, आपको आपके जो अंडर में आने वाले गांव हैं उनका विकास करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। उन्होंने इस बात को आगे फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार के पास पत्र लिखा कि आप बताइए कि आपके अधीन जो गांव आते हैं उन गांवों के विकास के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। और उन्होंने क्या किया, ग्राम सचिव होते हैं, अगर आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखा है तो उसमें ग्राम सचिव के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। तो ग्राम सचिव उनसे जानकारी मांगते हैं कि आप बताइए, आपके अंडर में जितने गांव आते हैं उन गांवों के विकास के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो ग्राम सचिव ने तहसीलदार को बताया कि मुझे इतना चाहिए। तहसीलदार सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीएम को बताते हैं। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने गांव हैं और जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से वो डेटा कहां पर पहुंचा, मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को बताया और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग को बता दिया। फाइनली जो डेटा गया कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इतना पैसा चाहिए, उसी को कहा जाता है अनुदान की मांग। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बात यह है कि जो हमारा डेटा बन रहा है, इसी तरह से एक मंत्रालय के बारे में मैंने बात किया, तो कई मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय और उसके साथ साथ जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों ने मांग किया होगा और अनुदान की मांग किया है। तो वो सारा डेटा पहुंच गया है और जब पहुंच गया तो फाइनली ये बजट तैयार हो गया। जब बजट फाइनल स्टेज में होता है, बनाना शुरू होता है और उसके बाद जब फाइनल स्टेज में होता है तो उससे कुछ समय पहले ही जब फाइनल प्रिंट दिया जा रहा है, तो प्रिंट देने से पहले जितने भी बजट बनाने में लोग लगे हुए हैं उन सभी लोगों को एक जगह रख दिया जाता है। रख दिया जाने का मतलब ये है कि वो सामान नहीं है, उनको ऐसे नहीं रखा जा रहा है, उनको एक स्थान पर सुरक्षित कर दिया जाता है और वे सभी व्यक्ति, ठीक है, अपने सभी कम्युनिकेशन डिवाइस रख देते हैं। अगर घर पे बात करना है तो उसके लिए सरकारी फ़ोन है, उससे बात किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बजट है वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, उससे संबंधित डेटा लीक ना हो जाए। अगर लीक होगा तो हमारा जो पूंजी बाज़ार है या शेयर बाज़ार कह लीजिए, उस पर प्रभाव हो सकता है, तमाम तरह के उसके नुकसान हो सकते हैं। तो फाइनली ऐसा किया जाता है और जब बजट प्रिंट हो रहा होता है उसी दौरान हलवा सेरेमनी हो जाता है। हलवा सेरेमनी यानी कि हलवा बना लिया जाता है। यह एक व्यवस्था है, ये एक परंपरा है। जब आप कहते हैं ना कि कुछ शुभ कार्य करने से पहले मीठा खा लेते हैं, तो ठीक वही कार्य यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हलवा सेरेमनी हो जाता है। तो हलवा सेरेमनी के बाद फाइनली जो बजट बना है उस बजट को लेकर के वित्त मंत्री राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति भवन जाती हैं। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की अनुमति लेकर वह सीधे संसद भवन पहुंचती हैं और संसद भवन में यानी कि संसद में बजट पेश होता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण और संक्षेप में बजट के बारे में जो वित्त मंत्री हैं वो बताती हैं, इसे ही बजट भाषण कहते हैं। आप संक्षिप्त बजट का संक्षिप्त या बजट का सार जो देखते हैं वो यही होता है। फिर उसके बाद एक एक प्रति सभी व्यक्तियों को दे दिया जाता है। एक एक प्रति देने के साथ साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दिया जाता है ताकि आप बजट के बारे में पढ़ लें और फाइनली संसद में उसको लेकर के चर्चा होती है। फिर अनुदान की मांग पर वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, यानी कि सब कुछ करने के बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, बजट पारित हो गया है, तब विनियोग विधेयक यानी कि संचित निधि से धन निकालने के लिए ये विधेयक पारित कराना ज़रूरी होता है। ये विधेयक पारित होगा तभी सरकार धन निकाल सकती है और इसीलिए विनियोग विधेयक को कहा जाता है कि इसके माध्यम से संसद उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, संचित निधि पर। ठीक है, और ये बजट, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अच्छा, यहाँ तक बातों को समझने के बाद विधायी प्रक्रिया के बारे में सारी बातें हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। फिर बात करते हैं जो भारत के संचित निधि से होने वाला व्यय है, उस व्यय को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं
संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे न्यायाधीशों का वेतन। तो जो भारित व्यय होता है, भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकता है, मतदान नहीं हो सकता। दूसरी बात, संचित निधि से होने वाला व्यय यानी कि अनुदान, ठीक है, अनुदान की मांग है, ये अनुदान की मांग, इस पर चर्चा भी हो सकता है, मतदान भी हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। ये सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया। इसके साथ साथ धन विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक की परिभाषा ये है कि अगर उसमें कर लगाने का प्रस्ताव हो या कर आरोपण से संबंधित मामला हो या कर की समाप्ति से संबंधित हो, कर में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, तो उसे हम धन विधेयक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है कि जो धन विधेयक है सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में बहुत सीमित शक्तियां होती हैं। फिलहाल के लिए अनुदान की मांग के तहत संचित निधि से आवश्यक राशि निकालने के लिए संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जिसे हम लोगों ने समझ लिया। इस प्रकार संचित निधि पर संसद का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। बजट जब प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उसमें किन किन बातों की जानकारी दी जाती है, तो यहाँ पर देखिए, ये बजट से संबंधित, ठीक है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज की सूची नीचे दी गई है। तो यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसके साथ साथ अनुदानों की मांग है, अनुदानों की मांग, वित्त विधेयक, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे FRBM एक्ट कहते हैं 2003, इसी के तहत दो डॉक्यूमेंट भी पेश किए जाते हैं। पहला बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और दूसरा है मध्यावधि की राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति, कार्य नीति विवरण। फिर व्यय बजट होता है, प्राप्ति बजट होता है, व्यय की रूपरेखा, बजट का सार होता है, वित्त विधेयकों में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन होता है, इत्यादि बातें इसमें जो अभी आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब बात आती है कि बजट के बारे में, बजट की संरचना। तो बजट की संरचना को कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बजट की संरचना यहाँ पर राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। तो जो राजस्व बजट है इसे दो भागों में बांटकर देखते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति शामिल होता है। जब मैं कर राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि टैक्स से जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, टैक्स से संबंधित जितनी भी प्राप्तियां हैं, उन्हें कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ गैर कर राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो जैसे ब्याज, अगर मान लीजिए आपने रेड लाइट तोड़ दिया, वैसी स्थिति में आपसे जुर्माना लिया जाता है। तो जुर्माना, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, यानी कि आप जिसे कहते हैं ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को जो लाभांश प्राप्त होता है, लाभांश को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से जो अनुदान मिलता है, अनुदान का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, अनुदान, दान में दी गई संपत्ति वापस नहीं ली जाती है, तो ये दान के रूप में जो प्राप्त हो रहा है उसको भी गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि राजस्व व्यय क्या होता है। जब राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं तो सरकार को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। सरकार समय समय पर जो ऋण ली है उस पर ब्याज का भुगतान करती है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो सब्सिडी सरकार देती है समय समय पर किसानों को, या जो कोई भी सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी को भी इसमें शामिल किया जाता है। जो सरकार है, राज्यों को, चूँकि राज्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र पर निर्भर हैं, ऐसी स्थिति में राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है, केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो ये राजस्व व्यय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार को रक्षा व्यय यानी कि रक्षा के लिए व्यय करना पड़ता है, तो रक्षा व्यय कह सकते हैं। और वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन जो दिया जा रहा है यह भी सरकार का राजस्व व्यय ही है, ठीक है, यहाँ तक। और दूसरी बात, पूंजीगत बजट के बारे में। तो पूंजीगत बजट की संरचना, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। तो सबसे पहले
पूंजीगत प्राप्ति की बात कर लेते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति का सीधा सीधा सा मतलब है गवर्नमेंट द्वारा जो लिया गया ऋण है वह सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसके अलावा अगर मोदी गवर्नमेंट ने योगी गवर्नमेंट को पहले ऋण दिया था, उन ऋणों की वसूली हो गई, वह भी सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति है। इसके अलावा भूमि या संपत्ति का विक्रय कर दिया गया, तो सरकार ने, अगर ऐसा लग रहा है कि रेलवे की ज़मीन इधर खाली पड़ी है या सेना की ज़मीन इधर खाली पड़ी है और उस पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, एक काम करो इसको बेच दो, तो बेच दिया, यानी कि विक्रय किया, भूमि या संपत्ति का विक्रय किया, तो उससे प्राप्ति तो हुआ, तो प्राप्ति हुआ उसको हम क्या कहेंगे, यह पूंजीगत प्राप्ति है। अब सवाल है पूंजीगत व्यय क्या है। तो पूंजीगत व्यय का मतलब, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई तक हाईवे का निर्माण करना है, तो हाईवे का निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो हाईवे का जो निर्माण हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, यह अवसंरचना निर्माण है। ठीक है, तो अवसंरचना निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण तो करना पड़ेगा, यानी कि सरकार संपत्ति का क्रय कर रही है। तो अवसंरचना निर्माण पर जो सरकार ने खर्च किया है वह सरकार का पूंजीगत व्यय है। और ये भी ध्यान रखेंगे, इसके लिए सरकार ने भूमि का अधिग्रहण भी किया है या संपत्ति का क्रय किया है, तो अब सरकार की वो संपत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो आपने ये भी समझ लिया कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब इसी को इकोनॉमी की भाषा में समझें तो कैसे इसको समझा जा सकता है। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये लायबिलिटी है। ठीक है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। ठीक है, तो इससे न तो सरकार की राजस्व प्राप्ति वह प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की न तो देयता में वृद्धि हो रही है और न ही सरकार की एसेट में कमी हो रही है। बताइए, टैक्स सरकार को मिला है, तो जो सरकार को टैक्स मिला है उससे सरकार की लायबिलिटी में वृद्धि हुई क्या, उसकी देयता में वृद्धि हुई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया ले लिया, तो वो मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपको लौटाऊंगा। ठीक है, तो देयता कहिए या लायबिलिटी कह लीजिए। ठीक है, लेकिन जो टैक्स के रूप में प्राप्ति हुई है, जो जुर्माने के रूप में प्राप्ति हुई है, उससे सरकार की एसेट तो बढ़ी है। ठीक है, एसेट बढ़ी है, लेकिन क्या उसकी देयता में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जिससे न तो देयता में वृद्धि होती है और न ही सरकार की परिसंपत्ति या एसेट में कमी आती है। राजस्व व्यय, अब यहाँ पर देखिए, इससे न तो सरकार की देयता में कमी आती है, जैसे सरकार को सब्सिडी देना है तो सब्सिडी देना ही है, ऐसा नहीं है कि एक बार सब्सिडी दिया खत्म हो गया, वृद्धा पेंशन दिया खत्म हो गया। यानी कि राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे न तो सरकार की देयता में कमी आती है और न ही इसकी संपत्तियों में वृद्धि होती है। इससे संपत्ति में सरकार की वृद्धि तो नहीं हो रही है, सरकार कर्मचारियों को वेतन दे रही है तो उससे भी वृद्धि नहीं हो रही है। अब पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति के संदर्भ में यह सरकार की वह प्राप्तियां हैं। ठीक है, यह सरकार की वह प्राप्तियां हैं जिससे या तो सरकार की देयता में वृद्धि हो जाए या तो लायबिलिटी बढ़ जाए। जैसे सरकार ने ऋण लिया तो सरकार की देयता में वृद्धि हो गई, ऋण लिया है तो उसे लौटाना भी तो है, या तो ठीक है सरकार की देयता में वृद्धि हो जाए या फिर सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ जाए। तो बताइए, परिसंपत्तियों में कमी आने का मतलब क्या है। जैसे सरकार ने विनिवेश किया, कंपनी सरकारी कंपनी थी, उसमें 100% शेयर सरकार का था, सरकार ने उसमें से 49% शेयर बेच दिया तो उसमें कमी आ गई। या सरकार ने भूमि या संपत्ति का विक्रय कर दिया, तो जितनी जमीन सरकार ने बेची उतनी उसमें कमी आ गई। तो हम कहेंगे कि जिससे या तो सरकार की देयता में वृद्धि हो जाए, जैसे ऋण लिया देयता में वृद्धि हो गई, और सरकार ने यदि भूमि या संपत्ति का विक्रय किया तो उससे सरकार की एसेट में कमी आ गई। अच्छा, अब बात आती है पूंजीगत व्यय की। तो पूंजीगत व्यय का मतलब है या तो सरकार की, यहाँ पर या तो सरकार की देयता में कमी हो जाए, जैसे सरकार ने अवसंरचना निर्माण कर दिया तो जनता के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अवसंरचना विकास करके दे ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो सरकार ने अगर अवसंरचना निर्माण कर दिया
तो ये जनता के प्रति लायबिलिटी थी ना, देयता थी, उसको पूरा किया। तो पूरा किया तो लायबिलिटी सरकार की कमी हो गई। जैसे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनवा दिया तो सरकार की वो जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। ठीक है, तो या तो सरकार की देयता में कमी आ जाए या फिर सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि जो अवसंरचना विकास किया जाएगा, हाईवे का निर्माण किया जाएगा, तो हाईवे का निर्माण करने के लिए संपत्ति खरीदी जाएगी, जमीन का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, और भूमि का अधिग्रहण किया तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो गई। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है एक एक शब्दावलियों के बारे में। बजट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। फिर से, बजट यह एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें किसी निश्चित अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अंतरिम बजट क्या है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि चुनाव होने वाला है। ठीक है, बजट अभी पेश, आप ऐसे भी कह सकते हैं, चुनाव वर्ष में नई सरकार बनने से पहले अस्थायी अवधि के लिए जो प्रस्तुत किया जाने वाला बजट है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। अब सवाल ये भी है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जो मैंने आप लोगों को टैक्स के बारे में कहा, टैक्स, ठीक है, तो जो टैक्स है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अब टैक्स में दो तरह के टैक्स हैं। ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे करदाता या व्यक्ति हो सकता है या संस्था हो सकता है, सरकार द्वारा व्यक्ति या संस्था से वसूला जाता है। तो क्या आपका जो इनकम है, पर्सनल इनकम कह लीजिए, आपको जो वेतन से प्राप्ति हो रही है वो आपकी प्रत्यक्ष आय है और उस आय पर सरकार ने टैक्स लगाया। तो क्या जो टैक्स आपको देना है वो किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप पर जो टैक्स लगाया जाए और आपसे ही वसूला जाए वो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जैसे आयकर या संपत्ति कर। अब बात आती है अप्रत्यक्ष कर की, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाए जाते हैं और इसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, इसे एक मध्यस्थ, उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि जैसे दुकानदार या सेवा प्रदाता, उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाता है। यह कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में पहले से शामिल होता है, इसलिए भुगतान करने वाला व्यक्ति इसे सीधे तौर पर सरकार को नहीं देता है, बल्कि एक मध्यस्थ जो दुकानदार है या सेवा प्रदाता वो इसका भुगतान करता है। जैसे कि जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर के बारे में हमने समझ लिया। अब बात आती है कि अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो अनुपूरक अनुदान जब किसी वित्तीय वर्ष में पहले से स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं हो, मान लीजिए कम पड़ गया, पर्याप्त नहीं होती है, तो अतिरिक्त धन की मांग के लिए सरकार अनुदान, ठीक है, यह अनुदान ले आती है। इसे ही हम, ठीक है, अनुपूरक अनुदान कहते हैं। अच्छा, लेखानुदान का मतलब क्या है? लेखानुदान जब बजट पूर्व पारित होने या जब पूर्ण बजट पारित होने में समय लगता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को खर्चे के लिए चाहिए, तो सरकार अस्थायी रूप से आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए जो अनुमति प्राप्त करती है उसे ही, ठीक है, क्या कहते हैं? लेखानुदान। अब आगे बढ़ते हैं। कर जीडीपी। तो मान लीजिए हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी के मुकाबले हमें कितने टैक्स की प्राप्ति होती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, कर जीडीपी अनुपात एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है और ये बताता है कि किसी देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के मुकाबले सरकार द्वारा एकत्र किए गए जो टैक्स हैं या कर हैं, कितनी हिस्सेदारी है। और स्वाभाविक सी बात है, इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है राजस्व प्राप्तियों के बारे में। राजस्व प्राप्तियों के बारे में हमने बात कर लिया है। पूंजीगत प्राप्ति के बारे में, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा, हालांकि इसे डिटेल में समझने की आवश्यकता होती है जो क्लास के दौरान ही बताया जा सकता है। फिलहाल के लिए जब सरकार की कुल प्राप्तियां उसकी कुल
आय या कर और गैर कर राजस्व की बात करें, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब सरकार के कुल व्यय उसकी कुल आय, ठीक है, जैसे कर और गैर कर राजस्व से अधिक होती हैं, तो ऐसी स्थिति को राजकोषीय घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा की बात कर लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब हम राजकोषीय घाटे में से पुराने कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो उसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए पिछली सरकार ने ऋण लिया था और ऋण लिया था तो उस पर हमें ब्याज का भुगतान करना है, तो ब्याज के भुगतान को अगर माइनस कर दें, घटा करके देखेंगे, तो जो निकल करके आएगा, जो घाटा समझ में आएगा, उसे हम कहेंगे कि ये प्राथमिक घाटा है। अब बात है कि यहाँ पर राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटे के बारे में, तो राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं अगली शब्दावली की, जिसे प्रभावी राजस्व घाटा कहा जा रहा है। तो प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को घटा दें जो पूंजीगत संपत्ति, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने स्कूल का विकास कर लिया, अस्पताल की बिल्डिंग बना ली या फिर ओवर ब्रिज बना लिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को घटा देना जो पूंजीगत संपत्ति, ठीक है, जैसे स्कूल अस्पताल बनाने के लिए दिया गया है, तो ये हमारा निकल करके आ जाता है क्या? थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो सरकार ने राज्य सरकार को दिया है, उसमें से राज्य सरकार ने अनुदान दिया, तो राज्य सरकार ने उसमें से क्या किया? ऐसी अवसंरचना का विकास कर लिया, जैसे स्कूल, मैंने आपसे कहा स्कूल या अस्पताल, तो उस संदर्भ में ये परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। अब बात आती है चालू खाता घाटा। जब देश द्वारा आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम वस्तुओं का आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो मान लीजिए आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। अब यहाँ पर विनिवेश, जैसे मान लीजिए विनिवेश के संदर्भ में सीधे सीधे ऐसे समझिए कि जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहा जाता है, उसमें अपनी हिस्सेदारी या शेयर बेच देती है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार धन जुटा सके, तो उसे विनिवेश कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे फिर से समझिए कि सरकार की कोई कंपनी है, उस कंपनी में 100% हिस्सेदारी सरकार की है, ठीक है, और उसमें सरकार ने 49% हिस्सेदारी बेच दी, ठीक है, उसमें से अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? विनिवेश, इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने विनिवेश के बारे में समझ लिया। राजकोषीय नीति के बारे में मैंने पहले बता दिया है। बजट अनुमान बनाम संशोधित अनुमान, तो बजट बनाम संशोधित अनुमान का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो सरकार बजट पेश करती है, उस बजट में 3 वर्ष के अनुमान होते हैं। 3 वर्ष के अनुमान कौन कौन से होते हैं? तो जो अभी बजट पेश होने वाला है, ये अनुमान बजट अनुमान ही तो है, ठीक है। तो ये जो अनुमान पेश किया जा रहा है, ये इस वित्त वर्ष के लिए है, और जो पिछली बार 2025-26 का बजट पेश किया गया था, उसमें भी सरकार ने अनुमान ही पेश किया था, ठीक है। और उससे पहले 2024-25 के बजट की बात कर लीजिए, तो जो 2024-25 का बजट पेश किया गया था, वो जब पेश किया गया था तो वो भी बजट अनुमान था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में बजट में 3 वर्ष के, मोटे तौर पर कहें तो बजट में 3 वर्ष के डेटा होते हैं। एक जो ये 2026-27 के लिए, ठीक है, ये जो बजट पेश किया जाएगा, और जो 2025-26 में बजट पेश किया गया था, तो उस बजट में जो अनुमान लगाया गया था, सरकार को अब ये समझ में आया कि जितना हमने प्राप्ति और अनुमान का आंकड़ा दिया था, दरअसल उतना नहीं होगा। यानी कि सरकार ने जो 2025-26 में बजट पेश किया था उसमें संशोधन किया, और संशोधन करके फिर इस वाले बजट में उसका आंकड़ा दे दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे? संशोधित अनुमान। और वास्तविक अनुमान, यानी कि जो वित्तीय वर्ष बीत गया है,
उसी का तो डेटा हमारे पास होगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास अभी 2025-26 का पूरा डेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 2025 और 2024 और 25 का जो वास्तविक अनुमान है वो इसमें शामिल होता है। तो कुल मिलाकर के 3 वर्ष के डेटा इसमें शामिल होते हैं। पहला 2026-27 का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2024-25 का, 2025-26 का, माफ़ कीजिए, 2025-26 का संशोधित अनुमान, और वास्तविक अनुमान, वास्तविक आंकड़े किसके होंगे? 2024 और 25 के। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं उपकर के बारे में। ये उपकर क्या होता है? उपकर जिसे इंग्लिश में सेस कहते हैं। मान लीजिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए सरकार ने टैक्स लगाया है, तो यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर पर कर होता है। जैसे शिक्षा के लिए लगाया गया, तो शिक्षा के लिए जो कर लगाया गया है वो शिक्षा के उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये टैक्स पर टैक्स लगाया गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? उपकर कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर अधिभार। अब सवाल ये है कि अधिभार क्या होता है? यह एक अतिरिक्त कर है। आसान भाषा में कहें तो यह एक अतिरिक्त कर है जो सीधे कर की राशि पर लगाया जाता है। आमतौर पर यह उच्च आय वाले जो लोग हैं उन्हीं लोगों पर लगाया जाता है। लेकिन ये जो उपकर के बारे में मैंने चर्चा किया, उपकर के विपरीत होता है। इसका पैसा भी किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जो उपकर है जिस लिए लगाया गया है उसी पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब संतुलित अधिशेष और घाटे का बजट, ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए सरकार का जितना खर्च हो रहा है, अब ऐसे समझिए, संतुलित बजट का सीधा सीधा सा मतलब है कि अनुमानित आय और व्यय दोनों बराबर हों, तो संतुलित बजट है। ऐसे ही कह सकते हैं कि जो अधिशेष, यानी कि सरकार ने जनता पर, ठीक है, जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 90 रुपये खर्च किया और सरकार ने जनता से 100 रुपये प्राप्त कर लिया, यानी कि ये क्या है? अधिशेष बजट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं घाटे का बजट। तो घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट का मतलब है कि जब व्यय अधिक हो और आय कम हो, तो ऐसा जानबूझ कर के सरकार करे। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है, ठीक है, और सप्लाई अधिक है, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई अधिक है और खरीदार नहीं है, ऐसे समझिए। तो ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि डिमांड को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है घाटे का बजट। तो सरकार जानबूझ करके ऐसा करती है, यानी कि सरकार जनता पर खर्च अधिक करती है और प्राप्ति कम होती है। अब बात कर लेते हैं समेकित निधि। समेकित निधि के बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया। यह सरकार का सबसे बड़ा कोष है और सरकार को मिलने वाला जो सारा राजस्व होता है, चाहे वो टैक्स हो या नॉन टैक्स हो या कर्ज, इसी में जमा होता है। और इसमें से अगर चाहे तो बिना संसद की अनुमति के सरकार 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। अब बात कर लेते हैं आकस्मिक निधि की। आकस्मिक निधि क्या है? यह निधि राष्ट्रपति के पास होती है। इसका उपयोग अचानक आए खर्चों के लिए, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा, उसके लिए किया जाता है। बाद में इसके लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं लोक लेखा, यानी कि पब्लिक अकाउंट। इसमें वह पैसा होता है जो सरकार का नहीं है। अब सरकार का नहीं है तो किसका है? बल्कि सरकार केवल उसकी बैंकर के रूप में रक्षा कर रही है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएफ कहते हैं, छोटी बचत योजनाएं। अब मान लेते हैं निष्पादन। अब बात कर लेते हैं निष्पादन बजट के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही सही चर्चा कर लिया है। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित जिसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। तो उसमें हर साल बजट नए सिरे से बनाया जाता है। पिछले साल के खर्चों को आधार नहीं माना जाता, बल्कि हर विभाग को अपने खर्च के लिए नए तर्क देने पड़ते हैं। अब अगले शब्दावली की बात कर लें, जेंडर बजट, जेंडर बजटिंग भी, ठीक है। अब जेंडर बजट, मान लीजिए सरकार ने जो बजट बनाया है, सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, महिलाओं का भी विकास करना है, महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है। जो बजट एलोकेशन किया गया था, पता चला कि महिलाओं के विकास के लिए खर्च नहीं किया गया। तो इसीलिए टारगेटेड तरीके से उस जेंडर विशेष के विकास के लिए
बजट बना दिया गया जिसे जेंडर बजट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब बजट में महिलाओं के विकास या कल्याण की बात कर लीजिए, उनके सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, सशक्तिकरण के लिए अलग से योजनाओं और धन का आवंटन किया जाता है, उसे जेंडर बजट कहते हैं। अच्छा, संतुलित बजट क्या होता है? तो संतुलित बजट की बात कर लें। बजट का वह लक्ष्य जिसमें पिछड़े क्षेत्रों या विकासशील क्षेत्रों की बात करें, उनके बीच में जो खाई है उस खाई को कम करने के लिए जो विशेष प्रावधान किया जाता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, संतुलित विकास। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ें। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है, जैसे डीबीटी, ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो सरकार डायरेक्ट आपके खाते में, मान लीजिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने जैम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनधन, आधार और मोबाइल नंबर, उससे लिंकिंग, और लिंकिंग के साथ साथ जो आपको जिस कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाना है सरकार डायरेक्ट आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। ये क्या है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब, जैसे आपको ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है, समय समय पर आपको ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक से ऋण लेते हैं, उसी तरह से सरकार को भी ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार ऋण कैसे लेती है? मान लीजिए सरकार आरबीआई से ऋण ले ले, ठीक है। अब सरकार के पास कई स्रोत हैं, कई स्रोतों के बारे में बात करेंगे फ़िलहाल के लिए, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, सरकार ने मुद्रा बाजार से ऋण ले लिया। मुद्रा बाजार का मतलब सरकार ने बैंकों से ऋण ले लिया, जो बैंक हमें ऋण देते हैं उन्हीं बैंकों से सरकार ने ऋण ले लिया। अब बैंकों के पास पैसा कम हो गया, स्वाभाविक सी बात है मुझे और आपको वो ऋण कैसे दे पाएंगे? ऋण नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? जैसे मान लीजिए मुझे कार लेनी है, मैं गया बैंक से ऋण लिया, तो बैंक मुझे जो ऋण दे रहा है वो उपभोग व्यय के लिए दे रहा है। और मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, यानी कि मैं कोई कंपनी स्थापित कर रहा हूँ, तो कंपनी स्थापित करने के लिए मुझे ऋण चाहिए। कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो सरकार ने बैंकों से तो पहले ही ऋण ले लिया है, यानी कि बैंकों के पास मनी नहीं है, और मनी नहीं है तो जो ऋण देंगे वो अधिक ब्याज पर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, इस स्थिति को कहते हैं क्राउडिंग आउट। कुल मिलाकर मनी बाजार से सरकार ने ऋण ले लिया है, अब मनी मार्केट में पैसा नहीं है जिससे वो हमें ऋण दे सके, ठीक है, इसे ही क्राउडिंग आउट कहते हैं। लोक ऋण, जिसे पब्लिक डेट कहते हैं, डेट का मतलब ऋण। अब लोक ऋण, जो सरकार ऋण ले रही है उसे लोक ऋण कहते हैं। तो सरकार दो तरीके से ऋण ले सकती है, एक तो आंतरिक बाजार से, ठीक है, या घरेलू बाजार से कह लीजिए, और एक बाह्य बाजार यानी कि विदेशों से ऋण ले सकती है। तो इन दोनों को मिला करके पब्लिक डेट, ठीक है। अब राजकोषीय समेकन का मतलब यह उन नीतियों को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य सरकार के घाटे और कर्ज के बोझ को कम करना होता है, यानी कि सरकार अपने घाटे को कम करने का जो प्रयास करती है उसे राजकोषीय समेकन कहते हैं। विनियोग विधेयक के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया, वित्त विधेयक के बारे में बात कर लिया। सब्सिडी का मतलब सहाय की, जैसे सरकार आपको किसी विशेष योजना के तहत या किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है, जैसे बिजली पर सब्सिडी। आपका नॉर्मल सब्सिडी का रेट, बिजली के बिल का जो यूनिट है, एक यूनिट 10 रुपये का है, ऐसा मान लेते हैं। सरकार ने ये कहा कि कृषि कार्य के लिए किसानों को बढ़ावा देना है, किसानों की आय बढ़ानी है, और उसके लिए हम किसानों को सब्सिडी दे देते हैं। तो किसानों को सब्सिडी कहा कि आप न 4 रुपये भुगतान कर देना, आप 4 रुपये या 6 रुपये का भुगतान कर देना, बाकी जो पैसा बचता है वो मैं कर दूंगा। और एक एग्जांपल के जरिए, पहले जो सिलेंडर पर सब्सिडी था, ठीक है, सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाता था, तो आपने जो भुगतान किया आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपये का सिलेंडर है, 400 रुपये सरकार ने दे दिया और 600 रुपये आपने अपनी जेब से दिया। तो जो सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सहायता दिया है, जैसे खाद, गैस इत्यादि, या खाद्य सब्सिडी, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कह लीजिए या सहायकी कह लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कराधान क्षमता। कराधान क्षमता का सीधा सा मतलब है किसी देश की जनता की वह अधिकतम क्षमता है जिससे वे सरकार को कर दे सकते हैं बिना अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं और कार्य क्षमता को प्रभावित किए,
ठीक है, इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को अब बजट को पढ़ने में, समझने में सुविधा होगी। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी उन शब्दावलियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और कल जैसे ही बजट आएगा बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।